Assalamu alaikum dear students. Today I am here with another lecture of C programming. Today's lecture I am going to explain to you about the basic structure of a C program by using some functions, by following its basic structure. तो आज हम उसका basic structure देखेंगे. सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो अप्रोचेज होती हैं प्रोग्रामिंग की वो कौन कौन सी हैं. There are two programming approaches, structured programming approach and unstructured programming approach. In unstructured programming approach, the entire logic of a program is implemented in single module. आप क्या करते हैं, एक सिंगल मॉड्यूल में सारे के सारा प्रोग्राम लिखते हैं. मॉड्यूल के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है. मॉड्यूल क्या होता है? फंक्शन. फंक्शन जो भी आप उसमें यूज कर रहे हैं, मेन फंक्शन हम इसमें यूज करते हैं. तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है. सपोज आपका ये पूरा प्रोग्रामिंग ब्लॉक है, आपने एक मेन फंक्शन यूज किया, ठीक है, और इसके अंदर आपने जितनी भी प्रोग्राम स्टेटमेंट्स थी वो राइट कर दी. तो अब जितनी भी प्रोग्राम स्टेटमेंट्स हैं वो सारी की सारी किसके अंडर आ रही है? मेन फंक्शन के अंडर आ रही है, ठीक है, उसी के अंदर आप लिख रहे हैं. तो ये जो अप्रोच होती है, ये कौन सी अप्रोच होती है? अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच, जिसमें हम क्या करते हैं, सारे के सारे प्रोग्राम को, पूरे प्रोग्राम को हम एक सिंगल मॉड्यूल में, एक सिंगल फंक्शन में ही इम्प्लीमेंट कर देते हैं. अब इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं? अब अगर आपका प्रोग्राम बहुत लेंथी हो, ठीक है, तो ये क्या होता है? एरर प्रोन होता है. एरर प्रोन का मतलब ये होता है कि इससे दैट विल लीड टू मोर एरर्स, ठीक है, लीड टू मोर एरर्स. अब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि अब इतना लंबा अगर प्रोग्राम होगा तो उसको समझने में भी प्रॉब्लम आएगी, आपके लिए उसको समझना आसान नहीं होगा. अगर आपने कहीं कोई चेंजेस करनी है, मॉडिफिकेशंस करनी है, तो प्रॉब्लम आती है. वन मोर थिंग इज इट इज डिफिकल्ट टू डीबग आना था यहाँ पे, सॉरी. डीबग मीन्स कि इसमें से एरर्स को फाइंड करना और फिर उनको रिमूव करना क्या होता है? मुश्किल हो जाता है. अब इतने लंबे प्रोग्राम में सपोज आपका प्रोग्राम कोई है 500 लाइंस का, 600 लाइंस का प्रोग्राम स्टेटमेंट्स का, तो ऐसी सिचुएशन में आप उसको डीबग जब आपने खुद करना हो तो आप कैसे करेंगे? तो जब आप पूरे का पूरा प्रोग्राम एक ही मॉड्यूल में इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें ये ड्रॉबैक्स आपको फेस करने पड़ते हैं, विच इज अबाउट अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. कम टू द स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब इसी सिचुएशन को देखते हुए कि उसमें आप एक ही मॉड्यूल में लिखते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, आपकी जितनी भी प्रोग्राम स्टेटमेंट्स होती हैं उन सबको आप मल्टीपल मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं. एक लार्जर प्रॉब्लम को सॉल्व करना और उसको डीकम्पोज करके सॉल्व करना काफ़ी आसान होता है, डीकम्पोज करके सॉल्व करना, और इजी भी होता है इम्प्लाई करना भी. अच्छा, अब इसमें क्या होता है? द एंटायर लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉलर मॉड्यूल्स. हर मॉड्यूल की क्या होगी? डिफरेंट फंक्शनैलिटी होगी. इसमें कैसे होता है? सपोज आपने एक मेन फंक्शन ले लिया, ये ठीक है, और यहाँ पे आपने फंक्शन कॉल कर ली, ठीक. अब एक्चुअल में जो आपकी प्रोग्राम स्टेटमेंट्स हैं वो सारी की सारी यहाँ आ रही हैं. अब इसमें एक आपने फंक्शन यूज कर लिया जी F1, एक आपने फंक्शन यूज कर लिया F2, एक आपने फंक्शन यूज कर लिया F3. अब F1, F2, F3 कह लें, या सपोज आपने कैलकुलेटर बनाना था तो आपने इसमें एडिशन फंक्शन यूज किया, इसमें सब्ट्रैक्शन फंक्शन यूज किया, इसमें क्या चीज यूज की? डिवीजन फंक्शन. तो ऐसी सिचुएशन में हर एक फंक्शन की फंक्शनैलिटी डिफरेंट होगी. ऐड का काम क्या होगा? सिर्फ ऐड करना. सब्ट्रैक्ट का काम सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना होगा. डिवाइड करने का टास्क क्या होगा? सिर्फ डिवाइड करना. कोई भी एक दूसरे के फंक्शनैलिटी में इंटरफेयर नहीं करेगा. अब आपने जिसको भी कॉल करनी है, यहाँ फंक्शन कॉल्स आपने मेन फंक्शन में दे दी. अब अगर आप उसने F1 को एग्जीक्यूट कराना है, F1 को कॉल कर लेगा. F2 को एग्जीक्यूट करना है, F2 को एग्जीक्यूट कर लेगा. F3 को एग्जीक्यूट करना है तो F3 को कॉल कर लेगा. तो इस तरह की जो फंक्शनैलिटी है, ये जो अप्रोच है, ये कौन सी अप्रोच होती है? स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच. अब इसके एडवांटेजेस और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, प्लस पॉइंट्स क्या हैं इसके? कोड कैन बी पार्टीशन इन सी यूजिंग फंक्शंस और
कोड ब्लॉक्स। अब आपने क्या किया, अपने पूरे प्रोग्राम को मल्टीपल फंक्शंस में डिवाइड किया। एक ये फंक्शन हो गया, एक ये फंक्शन हो गया। इस तरह से आपने क्या किया, इसमें 3 फंक्शंस यूज किए। अपने पूरे प्रोग्राम को आपने किस में पार्टीशन कर लिया, फंक्शंस में, मल्टीपल फंक्शंस में। C is a well structured language compared to other। अब क्योंकि C में ये फंक्शनैलिटी है तो इसलिए इसको स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज कंसीडर किया जाता है। एक और चीज इसमें क्या आएगी, अब वही जो वहां के ड्रॉबैक्स थे, यहाँ भी आपने उसको ओवरकम कर लिया। डिबगिंग भी आसान हो गई इसमें, कि आपको एरर्स को ट्रेस करना, एरर्स को रिमूव करना, वो भी आसान हो जाएगा, इजी टू अंडरस्टैंड भी होगा। ठीक हो गया। अब ये फीचर्स इसमें इंप्रूव हो गए और एरर प्रोन भी कम होगा, एरर प्रोन भी नहीं होगा। सपोज अगर आपने रन किया और आपके सामने सपोज आपने 2 नंबर्स दिए, 2 + 3, उसने आउटपुट दे दी 6। ठीक है, तो आपको पता होगा कि आपने कौन सा फंक्शन सिर्फ चेक करना है, F1। F1 में प्रॉब्लम आ रही है कि वो ऐड ठीक से नहीं कर रहा। आपको इन बाकी फंक्शंस को, जो सब्ट्रैक्शन का था या जो डिवीजन का था, उनको टच करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, आपकी ये एरर प्रोनिंग वाला प्रॉब्लम भी काफी हद तक हल हो गया। देखते हैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम होता क्या। सी प्रोग्राम जब आप लिखते हैं तो आप उसको डिजाइन कैसे करते हैं। जो हमने कहा था कि इसमें लाइब्रेरी फाइल्स आपने अटैच करनी होती हैं। लाइब्रेरी फाइल्स कैसे अटैच होती हैं जी, एक सॉफ्टवेयर होता है लिंकर, वो उन फाइल्स को अटैच करता है। तो हमने ये देखना है हाउ कैन दिस बी डन। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि सी प्रोग्रामिंग को जब हम लिखते हैं तो हम उसको लिखते कैसे। अच्छा जी, आपको नीचे यहाँ एक प्रोग्राम दिया हुआ है दैट डिस्प्लेज द फ्रेज हेलो वर्ल्ड ऑन स्क्रीन, कि जब आप उसको रन करेंगे अपने प्रोग्राम को तो उसने आपको आउटपुट क्या देनी है स्क्रीन पे, ये चीज, ये जो मैसेज है, ये जो कंटेंट है, ये जो फ्रेज है, ये स्क्रीन पे लिखा हुआ होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें क्या कुछ दिया हुआ है, यहाँ हमारे पास हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एज। सबसे पहले ये हैश साइन है, ठीक है, इसको हम हैश साइन के तौर पे रीड करते हैं। यहाँ पे हैश इंक्लूड, ये जो ब्रेसेस हैं ये होती हैं एंगल ब्रेसेस आपने, और ये क्या होती हैं आपकी लाइब्रेरी फाइल्स और हेडर फाइल्स। ठीक है, हेडर फाइल्स की यहाँ एक्सटेंशन .h से हमें आइडिया हो रहा है कि ये कौन सी फाइल है, हेडर फाइल। ये एंगल ब्रेसेस हो गई, ये ओपनिंग एंगल ब्रेस है, ये क्लोजिंग एंगल ब्रेस है, और ये आपकी हेडर फाइल्स है। इसके बाद वॉइड, मेन वॉइड, ये आपके क्या होते हैं, डेलीमीटर्स। और printf, ये फंक्शंस हैं आपके, ये मॉड्यूल्स हैं। और इसके बाद हेलो वर्ल्ड, और ये क्या है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ये अभी सिर्फ इनकी टर्म्स देखें कौन कौन सी होती हैं, उसके बाद हम इन सब की डिटेल भी करते हैं। टर्मिनेटर, अब इन हर एक की फंक्शनैलिटी क्या क्या है, कैसे कैसे यूज होती है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले ये जो हैश इंक्लूड है, ये क्या होता है, ये हमारा होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या देनी होती है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को ऐड करना होता है। कमांड होती है जो क्या करती है, सी प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शंस देती है। हाँ जी, आगे आपके सामने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ऑलवेज बिगिंस विद नंबर साइन। ठीक है, these are the commands that give instructions to C processor, pre-processor। अच्छा, अब प्री प्रोसेसर सबसे पहले देखते हैं क्या होता है, जिसको वो इंस्ट्रक्शन जो है वो देता है। प्री प्रोसेसर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो आपके सी को, जो भी आपने सी में प्रोग्राम राइट किया था, दैट मॉडिफाइज और चेंजेस सी प्रोग्राम, यानी सी प्रोग्राम को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है या चेंज कर देता है बिफोर कंपाइलेशन।
ठीक है, तो ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं ये किस लिए होते हैं? सी प्री प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। अब प्री प्रोसेसर क्या होता है, यहाँ नीचे भी मेंशन हुआ है, इज अ प्रोग्राम दैट मॉडिफाइज द सी प्रोग्राम बिफोर इट्स कंपाइलेशन। अब जैसे किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम को जब आपने, जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक्शंस होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं जी? इनपुट लेनी है आपने, ठीक है, जैसे हमने पीछे एग्जांपल देखी थी, फॉर एग्जांपल आपने 2 - 1 ये एक्शन परफॉर्म करवाना, तो सबसे पहले तो वो उसको 2 इनपुट लेनी आनी चाहिए ना, ठीक है। अब इनपुट लेनी आनी चाहिए तो फिर उसको आउटपुट डिस्प्ले भी करनी आनी चाहिए, उसको प्रोसेस कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे अप्लाई करनी है, ये सब कुछ करना आना चाहिए। तो इनपुट लेनी है, आउटपुट लेनी है, ये डायरेक्टली तो डिफाइन नहीं होता ना आपके प्रोग्राम में। आपने क्या करना होता है, इसको प्रोग्राम करना होता है, इसको डिफाइन करना होता है। अब ये जितने भी एक्शंस हैं कि इनपुट एक्शन कैसे परफॉर्म करना है, आउटपुट एक्शन कैसे परफॉर्म करना है। इनपुट एक्शन परफॉर्म करने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं? स्कैनएफ, ये एक फंक्शन है सी प्रोग्राम में। आउटपुट परफॉर्म करने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं? प्रिंटएफ, ये एक फंक्शन है सी प्रोग्राम में। तो आपने ये फंक्शन ऐड करनी है आपने इस पर्पज़ के लिए। अब इनको आप ऐड कैसे करेंगे? इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? इनको लिंक, इनकी लाइब्रेरी फाइल्स लिंक करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? लाइब्रेरी फाइल्स को लिंक करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो लिंकिंग कैसे होगी, सी लाइब्रेरीज आप कैसे ऐड करेंगे, वो सारी की सारी आप इस प्रोसेस में, इस स्टेप में करेंगे। जैसे स्कैनएफ का मीनिंग होता है इनपुट, प्रिंटएफ का मीनिंग क्या होता है? आउटपुट। अब ये सी प्रोग्राम को या सी कंपाइलर को कौन बताएगा? लाइब्रेरी फाइल। अब इनपुट और आउटपुट के लिए जो लाइब्रेरी फाइल कौन सी होती है? stdioh। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h। रीड इसका आप कुछ इस तरह से करते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं? अब इन लाइब्रेरी फाइल्स तक एक्सेस कौन देगा, ठीक है। इन लाइब्रेरी फाइल्स तक एक्सेस कौन देगा प्रोग्राम को? इसके लिए हम यूज करते हैं इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और हैश डिफाइन। ये दो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं जिनको क्या आपने करना होता है? अटैच करना होता है। इसके साथ ही वो लाइब्रेरी फाइल्स के साथ एक्सेस प्रोवाइड उसको होती है। मेन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में क्या दिया हुआ है? Many actions such as input and output, they are not defined directly in C program. Instead, these are added in form of functions in C libraries. और वो functions कौन से थे? scanf और printf and scanf। ठीक हो गया। हर लाइब्रेरी एक स्टैंडर्ड हेडर फाइल होती है हर एक की, और उसकी एक्सटेंशन क्या होती है? .h। जैसे हमने क्या किया था? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h। अब हमारे पास कौन कौन से प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं? हैश इंक्लूड है और हैश डिफाइन है। जब आपको मैंने एक स्ट्रक्चर दिखाया था तो उसमें हैश इंक्लूड यूज हुआ था। अब हैश इंक्लूड और हैश डिफाइन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये कब है? अब हम इनको देख लेते हैं। हैश इंक्लूड डायरेक्टिव tells the compiler where to find the meanings of standard identifiers which are described in standard header file। यानी कि जब आपने उसको कहा था कि वो प्रिंट कर दे हेलो वर्ल्ड, तो इसका मीनिंग कहाँ पे होगा? स्टैंडर्ड हेडर फाइल में। और स्टैंडर्ड हेडर फाइल कौन सी है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h, जिसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन है कि स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट फंक्शंस कौन से हैं, स्कैनएफ है और प्रिंटएफ है, और आपने इनको कैसे यूज करना है, ठीक है। अब अगर जैसे आपने कौन सी एग्जांपल में आपको दे रही थी? प्रिंटएफ, ठीक है। ये फंक्शन क्या यूज किसके यूज होता है? आउटपुट के लिए, कि जब आप प्रिंटएफ यूज करते हो ना, तो उसके आगे आप जो भी लिखोगे वो सारे का सारा स्क्रीन पे शो होगा जब आप उसको रन करेंगे। प्रिंटएफ कोटेशंस, जो चीज़ आपने जैसे प्रिंट करानी होती है एज इट इज, तो आप उसको कोटेशन में लिखते हैं, कोटेशन मार्क में, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और फिर आपने उस कोटेशन को क्लोज कर देना है। ये ओपन हो गई, ये क्लोज होगी। अब
ये राउंड ब्रैकेट थी और आपने इस राउंड ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और उसके बाद टर्मिनेटर। जब आप ये स्टेटमेंट यूज़ करेंगे तो हैश इंक्लूड में, क्योंकि हमने यहाँ इंक्लूड किया हुआ था, ये हमने सबसे पहले यूज़ की थी हैश इंक्लूड, और फिर हमने किया था स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। जब वो इस स्टेटमेंट को अप्रोच करेगा तो वो फौरन देखेगा प्रिंटफ का मीनिंग क्या होता है, इसकी इंफॉर्मेशन क्या है, ये क्या करता है। वो फौरन किधर स्विच करेगा, हेडर फाइल की तरफ, क्योंकि जितने भी फंक्शंस हैं हर एक की डेफिनेशन उसको कहाँ से मिलेगी, हेडर फाइल से। वो फौरन स्विच करेगा इस हेडर फाइल जो आपने इसके थ्रू लिंक की थी। इसको एक्सेस वो तब कर सकते हैं जब आपने इसके साथ उसको लिंक किया हो। अब क्या होगा, उसको इसकी एक्सेस मिल जाएगी, वो वहां से चेक करेगा कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग उसको यहाँ से मिल जाएगा जी, ये आउटपुट के लिए यूज होता है, आउटपुट के लिए यूज होता है। वो वापस स्विच करेगा और जी आप इसका एक्शन परफॉर्म करेगा, इसका आउटपुट क्या दे देगा वो आपको, हेलो वर्ड। फिर अब सिंटेक्स इसका क्या है, सिंटेक्स होती है रूल्स, किसी भी लैंग्वेज के लिए सेट ऑफ डिफाइंड रूल्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सिंटेक्स। और आपका उन रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है, अगर आप उनको फॉलो नहीं करते हैं देन आपको एरर्स फेस करने पड़ सकते हैं। अब सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले आपने हैश इंक्लूड लिखना है और उसके बाद एंगल ब्रेसेस आएंगी, और एंगल ब्रेसेस के अंदर आपने स्टैंडर्ड हेडर फाइल जो भी आपने यूज़ करनी है वो यूज़ होगी। आपका कंसर्न जो आपकी बुक में है वो इन 3 हेडर फाइल्स के साथ है, एक तो है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, ये है, और एक मैथ डॉट एच है। अगर आपने मैथ्स फंक्शन यूज़ करने हैं, सपोज स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो फिर आप SQRT फंक्शन यूज़ करेंगे और यहाँ आप मैथ डॉट एच टॉप पे यूज़ करेंगे। आप कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच है, ये भी यूज़ होती है। ये 3 आपकी सेकेंड ईयर में यूज़ होंगी, तो इसके अलावा आपने और कोई यूज़ नहीं करनी, जिसके अलावा आपका और कंसर्न किसी और से नहीं है। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज की लेक्चर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम जो इसका रिमेनिंग पार्ट है इस टॉपिक का, हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।